हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं एंड ऑलरेडी मैं इसके रिलेटेड 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं एंड आज के लेक्चर के अंदर मैं इसके रिलेटेड आखिरी वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम ये जान लेते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या क्या स्टडी करना है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सबसे पहले आज जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्चुअलिटी में होता क्या है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाए तो उस टाइम हमने अपनी एक्सेलरेशन जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कैसे फाइंड करनी है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स को। इसके अंदर मैंने उन न्यूमेरिकल्स को भी स्टडी किया है या वो डिस्कस किया है जो कि आपके एनसीईआरटी के सोल्ड एंड अनसोल्ड दोनों हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि साथ ही साथ आपके मैं एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी कवर करता जाऊं, ताकि अगर किसी बच्चे के पास सिर्फ एनसीईआरटी की बुक ही है और अगर वो उसके थ्रू तैयारी करना चाहता है तो ये जो वीडियो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं यार। सबसे पहले जो टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये शुरू करने से पहले हम सर्कुलर मोशन को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, कांस्टेंट स्पीड से अगर वो मूव करती है तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो ऑब्वियस है कि जब मैं यहां पे एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहा हूं तो उसका यही मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस सर्कुलर पाथ पे तो घूम रहा है, बट इस टाइम जो उसकी स्पीड है वो एक वेरिएबल स्पीड है। मतलब मान लो कोई गाड़ी सर्कल ट्रैक पे मूव कर रही है और कभी उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है, कभी 30, कभी 40, फिर से 30, फिर से 20, मतलब कि स्पीड में ही लगातार आपके चेंज आता जा रहा है। सो इस टाइप के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। जब कभी भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो उस टाइम दो तरह के एक्सेलरेशंस हम स्टडी करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था तो हमने सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन को स्टडी किया था जिसका नाम था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो एक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर। लेकिन जब एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उस टाइम हम दो तरह की एक्सेलरेशन को स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे पहली एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स हमारी सेंट्रीपिटल ही है, क्योंकि वो तो आपका एक्ट करेगा ही करेगा। तो एक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और जो दूसरा है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो मुश्किल नहीं है, बात को समझना है कि ये कैसे एक्ट करता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बात यह है कि जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमती है, एक एक्सेलरेशन वो होती है जो एक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर और इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको मैं AC से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि होता है V²/R। हमने पढ़ा था कि V हमारा R ओमेगा के बराबर होता है। तो अगर V मेरा R ओमेगा के बराबर है और अगर मैं इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो तुम्हारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी वो होगा R ओमेगा का होल स्क्वायर/R और ये बन जाएगा R²/ओमेगा²/R। एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे, तो बच गया R ओमेगा स्क्वायर। और अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में
कैलकुलेट करना चाहते हो तो मैंने कहा था आपको कि जो ओमेगा है वो 2 पाई/t से भी आप चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे t का मतलब टाइम पीरियड है, या आप इसकी जगह पे 2 पाई/f या न्यू लिख सकते हैं जिसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो उस टाइम आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो बन जाएगा r ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 पाई/f होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4 पाई² r/f स्क्वायर। तो इससे भी आप अपनी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। चलो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में काफी पढ़ा हुआ है तो मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा, लेकिन दूसरा जो हमारे पास है उसको स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। तो जैसे ये ऑलरेडी बता रहा है कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, मतलब ये एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो किसी एक पॉइंट पर ही, मतलब पहले एक बार बताया तो आपको बेटा, टेंजेंशियल में जब टेंजेंट हम बनाते हैं तो जो टेंजेंट होता है वो किसी एक पॉइंट के थ्रू ही पास होके जाता है। तो मान लो अगर इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को शो करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और ये जो डायरेक्शन आप ये देख रहे हो ये किसकी है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। और सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की तरह होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की तरह होता है। अगर आपको कंसेप्ट याद है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का तो क्या था कि लगातार एक्सेलरेशन में वेरिएशन आती जा रही है और किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या एक्सेलरेशन होगी उसको कैलकुलेट करके हम फाइंड करते थे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पर सवाल यही है कि हम कैलकुलेट कैसे करते थे। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्योंकि लगातार आपकी स्पीड की वैल्यू वेरी करती है, मतलब वेलोसिटी भी आपका वेरिएबल है, तो शुरुआत भी वहीं से करेंगे कि इस केस में क्या होता है जब नॉन यूनिफॉर्म होता है, वेलोसिटी जो है वो हमारा फंक्शन ऑफ टाइम होता है। अब फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब है कि अगर मैं चाहूं तो v के लिए टाइम के टर्म्स में इक्वेशन लिख सकता हूं, जैसे कि t² + 2t + 1। अब इस इक्वेशन से साफ पता लगता है कि जब मैं t को 1 पुट करूंगा तो वेलोसिटी की एक 1 पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, t को 2 पुट करूंगा तो अनदर वैल्यू आएगी, t को 3 एंड सो ऑन, ये वैल्यू वेलोसिटी की चेंज होती रहेगी इस एक्सप्रेशन के हिसाब से। तभी हम कहते हैं कि वेलोसिटी क्या है, मेरा फंक्शन ऑफ टाइम है। अगर आपने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला था वो था dv/dt। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को निकालने के लिए आपको वेलोसिटी का डेरिवेटिव करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब या कह सकते हो स्पीड का डेरिवेटिव करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर आपको क्या मिलता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलता है। जैसे कि इस कंडीशन में अगर मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना ही है तो मैं पहले इसका डेरिवेटिव करूंगा, तो ये आ जाएगा t² + 2t + 1। देखिए डेरिवेटिव करना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली मैथमेटिकल टूल के नाम पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहां जाके इसको डिटेल में देखो और तब आपको समझ में आएगा कि डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। तो यहां पे मैं इसको कर देता हूं, ये 2 आगे आ जाएगा, ये t एज इट इज रहेगा, प्लस 2 - 1 1 हो जाता है ना, तो फिर हमारे पास 2 आ जाएगा और dt/dt 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये खत्म हो जाएगा। सो फाइनली ये मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ चुकी है जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप कैलकुलेट करना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं कहूं कि t = 1 सेकेंड में कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे t की जगह पे 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास a टेंजेंशियल आ जाएगा 2 × 1 + 2, तो आंसर है 4 मीटर/सेकंड²। तो इस तरीके से हम अपने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टाइम पर हमने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया था। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो v की वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो स्पीड है वो कांस्टेंट होता है, उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी वेरिएशन नहीं आती है।
और आप जानते हैं कि अगर इस कंडीशन में टेंजेंशियल को मैं फाइंड करूंगा तो डी बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट मुझे करना पड़ेगा, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, इसलिए ये कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो फाइनली अगर मेरे पास एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और वो एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मुझे एक्सेलरेशन शो करनी है तो मैं आगे से दो शो करूंगा। सबसे पहले इट विल एक्ट टुवर्ड द सेंटर, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाएगा, और दूसरा विल एक्ट टुवर्ड्स द टेंजेंशियल लाइन, सो इसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और क्योंकि अब एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये एक पैरेललोग्राम लॉ को रिप्रेजेंट करता है जिसके दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इन दोनों का जो डायगोनल होगा, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, उसी के अलोंग इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो यहां पे आ गया आपका रिजल्टेंट, मतलब नेट जो मेरा एक्सेलरेशन एक्ट करेगा वो ए आर है, उसका जो मैग्नीट्यूड निकालूंगा वो ए आर का होगा। एंड इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं ऑलरेडी वेक्टर्स में बता चुका हूं कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो हम लेंगे ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला कॉन्सेप्ट, तो ये आ जाएगा ए सी ए टी cos ऑफ 90 डिग्री लगेगा आपका यहां पे। तो cos 90 जो है वो हमारा 0 होता है, तो ये फैक्टर यहीं पे खत्म हो गया, और ए रिजल्टेंट अल्टीमेटली हमारे पास आ जाता है ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। और इस तरीके से आप आराम से अपना रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक ही आखिरी सवाल रह जाता है इसमें कि सर जो भी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बना है वो उसकी डायरेक्शन क्या है। कोई अगर पूछता है कि सर इसकी डायरेक्शन क्या है, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि अच्छा, पहले बात समझो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। डायरेक्शन मेनली कहा जाता है जब हमें एंगल पता करना हो रिजल्टेंट का विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये जो एंगल यहां बन रहा है, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं तो वही इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन मानी जाएगी। तो अगर ये मेरा AC है तो ऑब्वियस है मैं यहां पे एज इट इज इसको यहां ड्रॉ कर सकता हूं, तो आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और अगर मैं यहां पे tan बीटा कैलकुलेट करूं जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सो परपेंडिकुलर आपका AC हो जाएगा और बेस जो है वो AT हो जाएगा। और इस तरीके से आप अपनी डायरेक्शन जो है, मतलब बीटा जो एंगल है, वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट हमारा रह गया था जो हमने अब तक इस पर्टिकुलर पार्ट में स्टडी नहीं किया था, तो मेरे को था कि आज मैं पहले डिस्कस कर लूं। एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए। तो मैंने कहा था कि अगर मेरे पास एक सर्कुलर मोशन है जिसमें बॉडी जो है वो आपकी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है बट उसकी जो स्पीड है वो हमारी वेरिएबल है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसमें दो तरह की एक्सेलरेशन एक्ट करती है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी डेरिवेशन तक मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो काइंडली इसकी जो पहली वीडियो थी जैसे इसकी लेसन 1 को अच्छे से एक बार ध्यान से रिवाइज करना। वहां पे मैं बता चुका हूं कि कैसे इसको डिराइव भी किया जाता है और डिराइव पेपर में आ भी जाता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो टेंजेंशियल के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम जो स्पीड या वेलोसिटी जो टाइम पे डिपेंडेंट है उसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं। जैसे हम उसका एक बार डेरिवेटिव कर देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ टी। ये भी हो सकता है कि एक्सप्रेशन ना आए इन टर्म्स ऑफ टी, बट नॉर्मली आना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में आप अगर मान लो टी पे ये डिपेंडेंट होगा ही नहीं तो आप ये टी की वैल्यू नहीं डालोगे, बट अगर उस एक्सप्रेशन में टी होगा तो वहां पे टी की वैल्यू डाल देना। ऐसा करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कैसे शो करेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को शो करने के लिए हम एक जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहते हैं वहां पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं और वही डायरेक्शन होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। और सेंट्रीपिटल तो है ही है,
अब एक ही पॉइंट पर दो एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है लेकिन दो डिफरेंट एंगल पे एक्ट कर रही है, तो हमें उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, मतलब नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यहां से हम उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा आसान है। आई होप आपको यह सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि एक टॉपिक हमारा रह गया था, वो मैंने करवा दिया है। अब हम यहां पे बात जो करेंगे वो है बेटा अपने न्यूमेरिकल्स की। और न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं यही चाहता था कि आपको पहले फॉर्मूला सारे लिखवा दूं जिनका हम यहां पर बेटा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके लिए आप जल्दी से अपनी नोटबुक के अंदर ये सारे फॉर्मूले लिख लीजिए। तो मेरे पास लिस्ट बनी हुई है, मैं एक एक करके फटाफट आपके लिए लिखवा देता हूं। तो हमने सबसे पहले बेटा यहां पे बात करी थी एंगुलर वेलोसिटी की। अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करता हूं जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो थीटा डिवाइड बाय टी होता है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और इसका जो यूनिट है वो होता है रेडियन पर सेकेंड। फिर हमारे पास आता है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ओमेगा डिवाइडेड बाय टी है, इसलिए ये बन जाता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा वो बन जाएगा। इसके अलावा ओमेगा के और भी दो फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि ओमेगा जो है वो 2 पाई बाई टी होता है। यहाँ पे टी जो है वो टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। ओमेगा जो है इसको आप 2 पाई न्यू भी लिख सकते हो, न्यू को फ्रीक्वेंसी कहा गया है। और जो न्यू है वो एक्चुअली 1 बाय टाइम पीरियड ही होता है। ठीक है, तो ये तीन जो है एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, ये आपको आने चाहिए। तीसरे नंबर में हमने जो पढ़ा था बेटा वो था v इक्वल टू आर ओमेगा, जिसमें v जो है वो लीनियर स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये r रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज रेडियस। चौथे नंबर पे हमने पढ़ा है कि a इक्वल टू आर अल्फा होता है, a इक्वल टू आर अल्फा होता है। ये जो a इक्वल टू मैंने आर अल्फा यहाँ पे निकाला है, जिसमें अल्फा का मतलब हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन और a हो गया लीनियर एक्सेलरेशन और r जो है वो हमारा रेडियस कहलाता है। हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। पांचवें नंबर पे हमने पढ़ा है सेंट्रीपिटल के बारे में, जो कि v स्क्वायर अपॉन r होता है। ये एक फॉर्मूला है, बाकी v को हम रिप्लेस करते जाएंगे। छठे नंबर पे हमने ये देखा कि अगर टेंजेंशियल निकालना है उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, dv बाय dt करके उसको कैलकुलेट किया जाएगा। और जब एक ही पॉइंट पर दोनों एक्ट कर रहेंगे, अगर करेंगे, तो उस कंडीशन में हम अपना रिजल्टेंट निकालेंगे, जो कि अंडर द रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर किया जाएगा। और इसके साथ हम नेट एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए हम टेंजेंट बीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें बीटा जो है हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो A सेंट्रीपिटल डिवाइड बाय A टेंजेंशियल, ये हमारे पास आ जाएगा। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, यस यही था। और ऐसा करके बच्चे आपके सारे फॉर्मूले जो हैं जो यूज करने वाले हैं वो यहाँ पे लिखे जा चुके हैं। सो आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका है। देखिए, अब जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कराने हैं, तो जल्दी से न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। तो ये बेटा आपका सबसे पहला न्यूमेरिकल है। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इन न्यूमेरिकल्स को रीड करते हैं, इसको समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो कहता है कि अ बॉडी ऑफ मास, तो पहली बात तो आपको मास दिया हुआ है, तो मास मैं लिख ही लेता हूं, 10 kg का मास दिया हुआ है। रिवॉल्व्स इन ए सर्कल ऑफ डायामीटर। देखिए क्या है कि जब भी हम कोई टर्म इस्तेमाल बार बार करते हैं, उसी टर्म में निकालना हमारे लिए बेहतर है। जैसे आप कोई भी फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें डायमीटर कहीं यूज नहीं किया, रेडियस यूज किया गया है। सो डायमीटर है 0.4 मीटर। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे रेडियस को कैलकुलेट करना है, ठीक है, मतलब r, तो वो डायमीटर डिवाइड बाय 2 होगा, इसलिए 0.20 मीटर यहां पे इस्तेमाल किया गया है। कहता है मेकिंग 100 रेवोल्यूशंस पर मिनट। मैंने कहा था आपको कि अगर रेडियन पर सेकंड के अलावा कुछ भी पर सेकंड होता है तो इसका मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पर बेसिकली आपको
फ्रीक्वेंसी दी गई है, जिसको आप चाहें तो एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे भी आप कर सकते हो। तो ये आपको दिया हुआ है 1000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। बस बात एक सिंपल इतनी है कि जब भी हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी है वो पर सेकंड में होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब कई लोग क्या करते हैं, खास तौर पे मैंने देखा है कि ना, जैसे ऑब्वियस है डिवाइड बाय 60 करेंगे तभी सेकंड बनेगा, तो कई लोग क्या करते हैं कि इसको ही कैलकुलेट करके पॉइंट्स में आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। मैं कभी ऐसा नहीं करता, मैं इसको एज इट इज रख देता हूं, और ये आ गया रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब इसको फ्रैक्शन को एज इट इज में यूज करूंगा, अगर तो ये कटता हुआ तो ठीक है, अगर नहीं कटेगा तो लास्ट में तो डेसिमल में आंसर निकालना ही है। ठीक हो गया। चलिए, सारी टर्म्स आ चुकी हैं। अब देखो, सबसे पहला जो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है कि कैलकुलेट करो इट्स लीनियर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो v होती है, और आपको पता है v का फॉर्मूला क्या है, r ओमेगा। ये मेरा फॉर्मूला है। रेडियस तो देखो यार मेरे पास है, क्या नहीं है मेरे पास ना एक्चुअलिटी में ओमेगा नहीं है, बट फ्रीक्वेंसी तो है। सो ओमेगा जो है वो 2 पाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, जस्ट आपको मैंने अभी लिखवाया है। तो 2 इंटू पाई को एज इट इज रहने देता हूं, साथ में रहेगी फ्रीक्वेंसी यहां पे आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। सो ऐसे कंडीशन के अंदर हमारे पास, जब मैं इसको यहां से कट करूंगा तो ये 3 आ जाएगा, तो मतलब 100 पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन पर सेकेंड, ये आपका ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यू को यहां पे डाल देते हैं, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो r क्या है, यहाँ पे r है 0.20, और ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई बाय 3। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर है, फ्रैक्शन में ही रख देता हूं मैं, 20 पाई बाय 3 मीटर पर सेकेंड, नॉट स्क्वायर। पहले तो मैं इसको ठीक कर देता हूं, मीटर पर सेकेंड आता है आपका, और यहां पर आ चुका है। इट्स अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमें बात करनी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तो देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है यार, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो हमारा v स्क्वायर ओवर r होता है। तो v स्क्वायर का मतलब हुआ 20 पाई बाय 3 का होल स्क्वायर, और इसको डिवाइड करना है रेडियस के साथ, जो कि 0.20 हमारा होता है। तो बस जी, आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना था। तो सॉल्व करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर है मैं वो लिख देता हूं, 2000 पाई स्क्वायर ओवर 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप चाहें तो इसको फर्दर कैलकुलेट करना चाहें तो कर लीजिए। ये जो इस टाइप का न्यूमेरिकल अगर आईएससी के बच्चों को आता है तो उनके लिए तो कैलकुलेट करना आसान ही, क्योंकि उनको कैलकुलेटर अलाउड होता है। बट सीबीएसई वालों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, उनको खुद करना पड़ता है ये। तो कोई नहीं, कैलकुलेशन करो, करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठ गया तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल्स की जो वैरायटी है मैं प्रैक्टिस करा सकूँ, इसलिए मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आई होप आपको यार ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, जैसे आप देख ही सकते हो कि आपका एनसीईआरटी के अंदर आया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और जो सेंट्रल स्कूल है 03 के अंदर ये न्यूमेरिकल आया था आपका। तो क्या है ये न्यूमेरिकल आपका, देखिए क्या था, एक इंसेक्ट है ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। देखिए, हमने अब इसको पहले तो करना है सॉल्व। कैसे करेंगे, हमें यहां पे दिया है रेडियस r 12 सेंटीमीटर, और आप जानते हैं कि मीटर ही हमारा ऐसा ही है, तो इसको हम डिवाइड बाय 100 करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं इसको एज इट इज यहां पे अभी छोड़ रहा हूं। इसके बाद कहता है कि कंप्लीट करता है 7 रेवोल्यूशंस इन 100 सेकेंड। अब जब ये ऐसी लाइन आ जाए ना, तो इसका एक मतलब होता है, इस लाइन का मतलब होता है,
इस लाइन का यह मतलब है कि 7 रेवोल्यूशंस इन 100 सेकेंड, तो 100 सेकंड में अगर 7 रेवोल्यूशन ले रहा है तो मैं कैलकुलेट कर जाता हूं कि इन 1 सेकंड कितना करेगा। सो दैट वुड बी 7/100। तो 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन ले रहा है यार, उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते थे। तो ये हमें अल्टीमेटली क्या दी हुई है, ये हमें यहां पे फ्रीक्वेंसी दे दी गई हुई है। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज 7/100। अगर आप यूनिट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, तो ये आप लिख सकते हो। तो मैंने आपके लिए अलग से यहां ऊपर कर दिया है। अब मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूं। आई होप यहां तक आप बात को समझ गए होंगे। तो अगर आप समझ गए हैं तो फिर यार थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो रेडियस आपके पास आ चुका है, फ्रीक्वेंसी आपके पास है। तो सबसे पहले जो बोला गया था वो था व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। तो पहले पार्ट पे चलते हैं। देखिए, अगर तो मुझे एंगुलर स्पीड निकालनी है, मतलब ओमेगा निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी और रेडियस दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में हमने पढ़ा है कि ये 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होती है। सो मैंने 2 पाई लिया, साथ में 7/100 कर दिया। एंड अगर आप पाई की वैल्यू डाल देते हो तो जो प्रॉपर आंसर है वो मैं दे देता हूं आपको, 0.44 रेडियन पर सेकेंड आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। फिर इसी के अंदर आपसे लीनियर स्पीड पूछी गई है। लीनियर स्पीड हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि r ओमेगा के बराबर होता है। r की वैल्यू यहां पर आपको कितनी दी हुई है, ये हमने किया हुआ है 12/100 मीटर। और ओमेगा आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके बेटा, 0.44 रेडियन पर सेकेंड, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। सुभाष जी, सॉल्व करके आपका जो आंसर है वो है 0.0528 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास यहां पे आंसर आ जाता है। इस तरीके से आप अपना आंसर निकाल लोगे। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब कहता है कि इज द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर। देखिए, मैंने आपको एक बार बताई थी कि एक्सेलरेशन जो वेक्टर है आपका, वो एक वेरिएबल वेक्टर है। वेरिएबल वेक्टर है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमती है, मानता हूं कि सर्कल के रेफरेंस में एक्सेलरेशन हमेशा एक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर। लेकिन अगर मैं डायरेक्शंस के पर्सपेक्टिव से बात करूं, मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो इस पॉइंट पर ये साउथ की तरफ शो कर रहा है, इस पॉइंट पर ये ईस्ट की तरफ शो कर रहा है, इस पॉइंट पर ये नॉर्थ की तरफ शो कर रहा है। हर टाइम आपके जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन में चेंज आता रहता है। तो इसलिए ये एक वेरिएबल वेक्टर माना जाएगा, ठीक है। फिर ये कहता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। तो यार देखो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप चाहें तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए v² का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। तो 0.0528 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू है 12/100, तो 100 ऊपर जाएगा। बेसिकली आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.02 किया हुआ है, तो मैं सीधा आपको आंसर दे रहा हूं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है आपका यहां पे आंसर आ जाता है। फिर कहता है कि व्हाट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो थर्ड पार्ट के अंदर जब वो आपसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है तो आंसर आएगा आपका 0। अब बोलेंगे 0 क्यों है? क्योंकि यार 100 सेकंड में वो 7 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो जब वो एक ही रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो जिस पॉइंट से शुरू होता है, क्योंकि दोबारा वो उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 हो जाती है। तो चाहे वो अब 7 चक्कर ले, चाहे 8 ले, चाहे जितने मर्जी ले, लेकिन अगर वो घूम के दोबारा उसी पॉइंट पे आ रहा है तो आपकी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू यहां पे 0 हो जाएगी। और इसी तरीके से आपने ये वाला जो न्यूमेरिकल था वो सॉल्व करना था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने बेटा ये वाला न्यूमेरिकल करना है
आप यहां पे देख ही सकते हो कि ये एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से हम अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे किया जाएगा। तो कहता है कि अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। मतलब ये है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, थोड़ा सा इसको थोड़ा बढ़िया सा बनाऊं पहले तो मैं स्ट्रिंग को ही। तो देखिए क्या है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के एक एंड में पत्थर है, और वो जो पत्थर या स्टोन जो भी है चीज आपकी, वो आपका इस तरह से हॉरिजॉन्टल पाथ में घूम रही है। ठीक है, ये उसका सेंटर हो गया पाथ का, और वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो मतलब मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है आपका, तो इसमें चलो कोई प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है। कहता है इफ द स्टोन मेक्स 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड्स, तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। ओके 25, ओके बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहली बात, इन इन 25 सेकेंड्स नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हैं इसमें, 14। तो एक सेकंड में कितना होगा, तो दैट वुड बी 14 ओवर 25 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। और आप देख भी पा रहे हो कि ये क्या चीज है, ऑटोमेटिकली हम कहते हैं कि ये क्या है, एक फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी गई है, जिसको मैं चाहूं तो एफ से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, और रेडियस हमारे पास है, और कुछ भी नहीं है, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पे। उसने कहा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। तो आपको पता है सर्कुलर पाथ के अंदर, और वो भी यूनिफॉर्म हो, तो एक ही एक्सेलरेशन है जो कि हमेशा एक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो वो तो ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्शन मैंने बता ही दिया है। रह गया मैग्नीट्यूड, तो सेंट्रीपिटल को फाइंड करने का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन v को हम r ओमेगा पुट करते हैं, उसका स्क्वायर किया जाएगा, ये आ गया r ओमेगा स्क्वायर। और हमें जो यहाँ पे दिया गया है वो फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में डालने के लिए हम क्या करेंगे, ओमेगा को भी 2 पाई फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर देंगे। तो फाइनली आ गया 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू आर। तो यार सारी वैल्यू डाल देते हैं कि 4 इंटू पाई की वैल्यू मतलब 22/7 का होल स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर मतलब 14 ओवर 25 होल स्क्वायर, साथ में आर, और आर की वैल्यू यहाँ पे 80 सेंटीमीटर दिया है। ऑब्वियस है मैं 80/100 करूंगा ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सो सारा कुछ ही मैंने वैसे किया था, और इसका जो आंसर सॉल्व करके आया था वो 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरे पास आ गया था। तो ये है इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूं यार आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर बोलता है बेटा कि मेरे पास एक एयरक्राफ्ट है, और वो जो एयरक्राफ्ट है वही हॉरिजॉन्टल लूप के अंदर घूमता जा रहा है, जिसमें जो रेडियस लिया गया है, रेडियस, वो रेडियस है, उस लूप का रेडियस जो है 1 किलोमीटर का है। सो 1 किलोमीटर में ऑब्वियस है हमारे पास 1000 मीटर्स होंगे, तो मीटर में करना जरूरी होता है। यही एक छोटी मोटी गलती होती है कि अगर आप ये ठीक कर लो तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद जो आपको स्पीड दी गई है, स्टेडी स्पीड दी गई है, जिसको मैं v भी बोल सकता हूं यहां पे, तो वो है 900 किलोमीटर पर आवर। बट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मीटर पर सेकंड होता है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 के साथ। ठीक है, इसको ना एक स्टेप और यूज करते हैं, इसको एज इट इज करना गलत चीज है ये। मतलब क्या है, मतलब बताता हूं कि मैं इसको चाहूं तो लिख सकता हूं 900, और किलोमीटर पर आर की जगह पे लिखूंगा मैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब ये थोड़ी सी बात सही है। चलिए अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो जैसे मैंने किया है, यहां पे हमारे पास 250 मीटर पर सेकेंड हमारे पास यहां पे आंसर आ जाता है। तो आर आ चुका है, वी आ चुका है। कहते कंपेयर करो इसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो 9.8 होती है, वो तो चलो बात की बात है, पर पहले हम निकालेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल
acceleration AC is equal to v square over r is the formula. तो 250 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। सॉल्व किया तो हमारा आंसर आता है 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। अब उसने कहा है कि इसको कंपेयर करो, कंपेयर का मतलब होता है डिवाइड करना। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, सेंट्रीपिटल, और नीचे डिनोमिनेटर में एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। मतलब 62.5 को डिवाइड करेंगे 9.8 के साथ, तो हमारा आंसर 6.38 हमें मिल जाता है। इसमें कोई यूनिट नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, नीचे भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसमें प्लीज कोई भी यूनिट मत डालना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करना था। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए अब हमें ये वाला क्वेश्चन करना है जो कि एक्चुअली ट्रू और फॉल्स है, एंड लेकिन रीजंस बताने बहुत जरूरी हैं कि ऐसा जो हो रहा है वो क्यों है, आप जो डिसीजन ले रहे हो वो ऐसा क्यों लिया, ट्रू लिया तो क्यों ट्रू है, और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। देखिए सबसे पहले कहता है कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन ए सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर। देखिए इसका जो आंसर है वो फॉल्स होना चाहिए। फॉल्स क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसने यहां मेंशन नहीं किया कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि अगर तो नॉन यूनिफॉर्म है उस केस में वो कभी भी एक्ट नहीं करता टुवर्ड द सेंटर, और अगर ये यूनिफॉर्म है तब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। सो ये रीजन है इसको फॉल्स कहने का। नेक्स्ट है द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट ए पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है, क्योंकि हमेशा एक सर्कुलर पाथ के अंदर कोई भी मेरे पास सर्कुलर पाथ है और वेलोसिटी को अगर किसी भी पॉइंट पे शो करना है तो मतलब उस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करके ही मैं शो कर सकता हूं। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज होता तो इसके पीछे बना देता। सी पार्ट में कहता है द एक्सेलरेशन वेक्टर of a particle in a uniform circular motion averaged over one cycle is a null vector। अब ये बहुत अच्छा मतलब स्टेटमेंट है। वैसे तो इसका आंसर देखो ट्रू ही है। अब ये क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करें। एक सर्कुलर पाथ के अंदर अगर मैं इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन को शो करना चाहूं तो वो पॉइंट होगा टुवर्ड द सेंटर। तो जस्ट इसके नीचे भी मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी इस पॉइंट के रेफरेंस में। चलिए अगर मान लीजिए मैं यहां भी लेता हूं तो यहां पे होगा एक्सेलरेशन डायरेक्शन, और इसके जस्ट ऑपोजिट जो पॉइंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर को शो करेगा। मैग्नीट्यूड वाइज हर एक वेक्टर एक जैसा है और हर पॉइंट के ऑपोजिट जो पॉइंट है वहां पे जो वेक्टर बन रहा है, जो एक्सेलरेशन का वेक्टर बन रहा है वो एग्जैक्टली उसके सामने वाले वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर इन सभी वेक्टर्स को आपस में ऐड कर दिया तो एक अगर प्लस आई कैप है तो दूसरा माइनस आई कैप हो जाएगा, अगर एक प्लस जे कैप है तो दूसरा माइनस जे कैप हो जाएगा। सो एज ए रिजल्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जो 0 वेक्टर होता है उसी को नल वेक्टर कहा जाता है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो ट्रू आएगा, और बहुत ही बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन है जस्ट टू एनालाइज कि वेक्टर्स आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल में आ चुका हूं और इसके बाद हमारा ये पूरा पार्ट फिनिश और हमारा खत्म, और नेक्स्ट पार्ट से मैं नया चैप्टर जो है वो आपका स्टार्ट कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन में कहता है अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद ए स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर as he approaches a circular turn on the road of radius 80 meter, he applies brakes and reduces his speed at the constant rate of 0.50 मीटर पर सेकेंड, और वो भी लिख रहा है एवरी सेकेंड।
इसका मतलब बताता हूं, अल्टीमेट मतलब बताऊंगा इसका। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर टर्न। देखिए सबसे पहले जो हमारा काम है वो करते हैं यार, कि अगर तो एक सर्कुलर पाथ है यहां पे, और इस सर्कुलर पाथ पर अगर किसी पॉइंट पर उसकी स्पीड की बात करें तो वो स्पीड कितनी है, वो है 27 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड को तो पहले मैं कन्वर्ट करूंगा किस में, मीटर पर सेकंड में। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें स्पीड दी गई है, वो है 27 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होते हैं। सॉल्व करके मेरा जो आंसर है वो आता है 7.5 मीटर पर सेकंड। तो सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला आंसर आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात इसने बोली है कि पहले क्या कर रहा था, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं क्योंकि जो यहां दिखा रहा है वो वैसा नहीं है, थोड़ा चेंज कर देता हूं इसको मैं। ये जा तो सीधा रहा था, फिर एकदम से क्या आता है कि एक सर्कुलर टर्न आता है, उस सर्कुलर टर्न का जो रेडियस है वो रेडियस हमें दिया हुआ है 80 मीटर। लेकिन उसने ये भी कहा कि ही अप्लाइज ब्रेक, और जब वो ब्रेक लगा रहा है एवरी सेकेंड इसकी वेलोसिटी में 0.50 मीटर पर सेकेंड का चेंज आता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जिसको हम लिखते थे dv डिवाइडेड बाय dt, तो यहां पे dv क्या रिप्रेजेंट करता है, dv रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी को, चेंज इन स्पीड को यहां पे रिप्रेजेंट करेगा। तो कितनी स्पीड में चेंज आ रही है, वो है 0.50 का। कितने टाइम में वो चेंज आ रही है, नीचे क्या है चेंज इन टाइम है, बट ये स्मॉल चेंज इन टाइम है। तो चेंज इन टाइम कितना दे रहा है वो, एवरी सेकेंड, मतलब यहां पे आप 1 सेकेंड पुट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर है मीटर पर सेकेंड, तो मतलब आपको एक तरीके से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दी गई है जो कि 0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने का ये भी, इसको समझें बातों को। तो किसी पॉइंट पर अगर एक्सेलरेशन निकालनी है, जो कि अगर आप देख सकते हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी यहां पे है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मतलब ये हुआ कि एक आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, एक आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही आपका नेट एक्सेलरेशन कहलाया जाएगा। तो टेंजेंशियल तो मैं बता ही चुका हूं, सेंट्रीपिटल में निकाल लेता हूं जो कि v स्क्वायर ओवर r होता है। v मतलब 7.5 का आप स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड बाय 80 आप करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करके हमारा आंसर 0.7 मीटर पर सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। सो फाइनली आ जाता है बेटा ए नेट निकालने का मैं तरीका बता चुका हूं। आप करेंगे क्या, ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। तो ऐसा करने से आपके पास ए सेंट्रीपिटल 0.7 का स्क्वायर, ए टेंजेंशियल 0.50 का स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर है 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद आपका ये वाला आंसर बन जाता है। तो उसने कहा था मैग्नीट्यूड, लो जी डियर मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया है। अब उसने एक बात बोली भाई डायरेक्शन भी बता दीजिए। तो डायरेक्शन बताना कौन सी बड़ी बात है, कहा था ना कि tan बीटा करेंगे, और tan बीटा के केस में बताया था कि ए सेंट्रीपिटल डिवाइड बाय ए ट्रांसलेशनल करेंगे। तो ए सेंट्रीपिटल 0.7 है, ए ट्रांसलेशनल 0.5 है। तो जब आप ये एंगल को देखो, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, खासतौर पे सीबीएसई वाले, कि आप चाहें तो tan इनवर्स 7/5 को करके छोड़ सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है, जो कि आईएससी के बच्चों के पास होता है, तो उस केस में वो एंगल फाइंड कर सकते हैं, और वो जो एंगल है वो आएगा 54 डिग्री एंड 35 मिनट्स। तो व्हेन यू सॉल्व इट तो आपको ये वाला आंसर आएगा कैलकुलेटर से। अदरवाइज सीबीएसई वाले सिर्फ यहीं तक छोड़ दो, आपका आंसर ठीक हो जाएगा।
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डेसिमल करना है तो 1.4 लिख दो, दैट्स इट, इसके अलावा आगे करने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से आपने ये वाला पार्ट करना था। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो पार्ट है वो पूरी तरह डिस्कस कर लिया है। उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए। हमने जितने सोल्ड अनसोल्ड जो न्यूमेरिकल्स थे इस टॉपिक के रिलेटेड वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको अच्छी तरह ये जो पार्ट है ये समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, तो काइंडली लाइक करें यार, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे वीडियोस को उतने इन वीडियोस की अप्रोच बढ़ेगी और उतने ही लोगों के पास ये जाएगा, उनको ये हेल्प कर सकती है वीडियो। बाकी अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।